नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विकास जागलान आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन रेवोल्यूशन डांड यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज का अपना ओवरऑल जो है राउंड अप एक ले लिया था। उसमें मैंने आपको टॉपिक्स वगैरह क्लियर करवा दिए थे कि कौन कौन से टॉपिक है जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं आपका इंग्लिश में सबसे पहले जो उसका बेस है टेंस से आपकी शुरुआत करने जा रहा हूँ कि टेंस का मीनिंग क्या है अपना। इसको हिंदी में हम काल बोलते हैं बेटा, इसको हिंदी में काल बोलते हैं। काल को हम बोलेंगे टाइम पीरियड की कोई भी हमने जो क्रिया की है, कोई भी जो अपना काम किया है हमने, वो किस टाइम में किया है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि टेंस के 3 पार्ट अपने, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये बिल्कुल मोटी मोटी सी बात है बेटा, इनकी बिल्कुल मेन सी बात है कि सभी को पता है कि जो टेंस है वो 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो अपना बीत चुका है, प्रेजेंट जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, और फ्यूचर जो हमारा आएगा। एक छोटी सी बात साथ में ये रखना है कि जो पास्ट है अपना, हम जब बात कर रहे हैं, हमने जो बात की है उससे 1 सेकंड पहले का हमारा पास्ट है, और 1 सेकंड जो बाद में हम बात कर रहे हैं उसके बाद जो आएगी वो अपनी फ्यूचर रहेगी। और जिस दौरान मैं बोल रहा हूँ मेरा हर एक वर्ड आपके प्रेजेंट में चल रहा है। अब कुछ प्रेजेंट के पार्ट कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, इसमें बेटे 2 चीजें आती हैं। या तो एक तो जब हम बुक लेके और उस टाइम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना है, और एक आप जो डेली मेरी क्लासेस लगा रहे हो आप वो डेली पढ़ रहे हो। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है बेटे, उस चीज को डिफरेंस को खत्म करने के लिए ही इसके आगे छोटे छोटे पार्ट बना दिए गए हैं, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हम किस विषय में, किस टाइम में और किस तरह से बात कर रहे हैं। आज उसी चीज को हम पूरे ब्रीफली उसको चीज को हम पढ़ेंगे और अच्छे से उसको कवर करेंगे कि कौन सा पार्ट टेंस का किस काम आता है, और उसके अंदर हम कौन कौन से रूल्स है जो उसके अंदर ऐड करेंगे बेटा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटे अपने प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो वर्तमान में हम अभी कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल में अब जो कुछ भी हमारे आमने सामने चल रहा है वो सारा कुछ वर्तमान है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही लेकिन वो हमारे साथ साथ चल रही है, वो भी हमारी वर्तमान में है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये भी वर्तमान है। और अब तो ये चीज हमारे सामने है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं हम एक दूसरे से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, वो इस टाइम घूम रही है अपने अक्ष पर, वो चलती रहेगी, वो भी प्रेजेंट है हमारा, वो भी वर्तमान काल है। कोई घड़ी है, उसकी सुई लगातार चल रही है, हम उसे देख नहीं रहे लेकिन वो टाइम चल रहा है, वो भी वर्तमान काल है। इसी चीज को देखते इसके कुछ पार्ट बना दिए बेटे। सबसे पहला जो इसका पार्ट बनाया है जिसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल। मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में इस चीज को पढ़ेंगे ना, हम ज्यादा ये चीज करेंगे कि हमें सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है। लेकिन जो चीज भी हम पढ़ेंगे हमें वो समझ में आनी चाहिए। उसी हिसाब से मैं आपको हर एक चीज को हिंदी के साथ जोड़ के ही सिखाऊंगा ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आए। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? सामान्य। और साथ ही यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है बेटे? जिस चीज का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो, यानी कि उसके कुछ हिस्से का हमें पता है कि वो किस चीज का है लेकिन उसके एग्जैक्ट चीज का हमें ना पता हो, वो होता है इनडेफिनेट। ये सामान्य भी वही चीज है कि हमें ये सिर्फ पता है कि ये प्रेजेंट का है, सामान्य प्रेजेंट में चल रही हैं वो चीजें, लेकिन उसके एग्जैक्ट टाइमिंग का हमें नहीं पता है। जैसे एक मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं। यहां पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने कि मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, यहां पे क्या आपको ये पता चल रहा है कि मैं किस टाइम जाता हूं? सुबह जाता हूं, दोपहर को जाता हूं, शाम को जाता हूं, अब जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज कंफर्म हो रही है कि ये प्रेजेंट का है। हूं, जैसा कि हमारा हिंदी में वर्ड है हूं, यानी कि ये हिंदी का
जो है वर्तमान काल का समय है कि हाँ आजकल के दिनों में, जो आजकल के दिन है या आजकल का जो समय है या अभी का जो समय है उसमें ये काम तो हो रहा है, लेकिन इसके एग्जैक्ट टाइमिंग का हमें नहीं पता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके रूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी वर्ड, मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बोला था कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होती है। दो एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आपको पिछली बार, हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से अलग अलग। अगर इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करूं मैं तो क्या होता है, कोई भी जो हमारा सेंटेंस होता है, कोई भी हमारा वाक्य होता है, उसमें सबसे पहले होता है काम को करने वाला, सेकंड जिसके लिए वो काम किया जा रहा है, और थर्ड होता है वो काम क्या है। ये तीन चीजें उसके अंदर बिल्कुल जरूरी होती है बेटे। एक तो हमारा काम करने वाला यानी कि जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में इसे हम कर्ता बोलते हैं। सेकंड होती है अपनी ऑब्जेक्ट, जिसके लिए वो काम किया जाता है, या कारण यानी कि जिसके लिए वो काम किया जा रहा है। थर्ड होती है अपनी वर्ब बेटे, क्रिया, यानी कि जो भी हम वो काम कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस के मेन तीन पार्ट ये हैं। इसकी फॉर्मेशन हम टेंस के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग करते हैं बेटा, कि वो कैसे सिचुएट होएगा, सब्जेक्ट कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल है बेटे, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट जो वो काम करेगा, वर्ब सब्जेक्ट जिसने काम करना है, वर्ब जो काम किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो काम हो रहा है। जैसे मैंने लिखा कि ही गोज टू स्कूल, ही इसमें बेटे सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है यानी कि गो प्लस ईएस है ये, और ऑब्जेक्ट अपना क्या है, स्कूल। ये तीन चीजें क्लियर हुई। अब बच्चों जो ये गोज है, इसमें गो के साथ ईएस क्यों लगा, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मेशन आप एक बार समझ लो कि सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात आती है इसके जो रूल बनाए गए हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस है, जो भी वो काम है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे हुआ है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कैसे है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब कैसे है। इसमें एक रूल दिया गया है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो भी अपनी वर्ब होगी उसके साथ ईएस जोड़ दिया जाएगा, वर्ब के साथ ईएस जोड़कर लिखा जाएगा। और जो हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ जो वर्ब है हमारी वो अकेली आएगी। वर्ब भी कौन सी यूज करनी है आपने, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। यहां तक क्लियर है। सेकंड चीज बच्चों, एक होता है हमारा डू और एक होता है डज। ये हमारी बेटे हेल्पिंग वर्ब की तरह चलेंगे इसके अंदर। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। रूल वही है इसके अंदर भी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वो अकेला डू लिखा जाएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो उसके साथ ईएस जोड़ दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे लिखता हूं मैं कि आई गो फॉर अ वॉक डेली। सेंटेंस में सबसे पहले हमारा क्या, सब्जेक्ट, सेकंड अपनी वर्ब और थर्ड अपना ऑब्जेक्ट। इससे अलग अब सेंटेंस में कुछ भी हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये पहचान करने के लिए काफ़ी है कि ये किस चीज़ का टेंस है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली है तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं, हमें बता सकते हैं सिंपली कि ये सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट चीज बेटा, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सेंटेंस तो लिख दिया गया,
अब इसके अंदर डू या डज तो कहीं पे आया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं पे यूज नहीं हुई। उसके लिए बेटे रूल क्या है कि जब सिंपल सेंटेंस होगा, कोई साधारण वाक्य है जिसमें एक बात को सिर्फ खत्म कर दिया जाएगा कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये यहाँ जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये करता हूँ, ये खाता हूँ, पीता हूँ, तो उस टाइम हमें हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में, ये एक यूनिवर्सल रूल लिख लो बेटा, इसको चाहे यूनिवर्सल रूल मान लो, कि जब भी सेंटेंस में नोट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा, जो नोट है आपका वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा। नोट से पहले हमेशा आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। एक इसके ऊपर थोड़ा डिस्प्यूट है बेटा, एक छोटा सा 1% का डिस्प्यूट है, वो मैं आपका आगे क्लियर करूंगा कि वो किस वजह से है कि जहां पे नोट है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। फिलहाल के लिए आप इसको यूनिवर्सल रूल मान के ही चलोगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आएगा। तो जैसे मैं लिखता हूं, अब यहां तो लिखा हुआ है कि आई गो फॉर अ वॉक डेली, और अगर मैं ये कहूं कि मैं वॉक पर नहीं जाता तो मैं क्या लिखूंगा, आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। अब इसकी फॉर्मेशन में जो चेंज आया बेटे वो नोटिस किया आपने कि क्या सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आई अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एज इट इज, बाकी सारी चीजें एज इट इज। इसमें यह चीज भी ध्यान रखनी है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो बेटे सब्जेक्ट के तुरंत बाद और नोट से बिल्कुल पहले, ये चीज भी याद रखनी है। कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगानी है, नोट कहाँ पे लगाना है, उसके बाद वर्ब कैसे आएगी, कहाँ पे आएगी। ये सेंटेंस फॉर्मेशन लग रही सिंपल है, लेकिन जब बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए जाते हैं उसके बाद उनके अंदर एरर आ जाता है या ब्लैंक्स आ जाते हैं, उस टाइम ये चीजें दिमाग में नहीं आती कि कहाँ पे क्या चीज पुट करनी है। अभी टेंथ चल रहा है, कल को आपका जो अगला जो चैप्टर आएगा वो भी आएगा, उसके बाद आराम से जैसे मैंने आपको बताया थे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इतने सारे रूल हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ पे है और हमें फिल इन द ब्लैंक्स है जो उसके अंदर कैसे डालना है, सेंटेंस को कैसे अरेंज करना है, ये चीजें आपको कंफ्यूज करने लग जाएंगी। इसीलिए मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको, ताकि ये चीजें ऐसे याद रहें जैसे आपकी हिंदी मातृभाषा है, आप मातृभाषा की तरह ही इसको समझ सकें कि हाँ अगर हिंदी में किसी चीज को ऐसे बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। थर्ड आता है बेटे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, अब आ गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट था, सॉरी सिंपल सेंटेंस था, कि मान लो उसने लिखा हुआ आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, या इसमें लिखा हुआ जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं कि डू, आई, और उसके बाद अपनी वर्ब डाल देता हूं गो फॉर अ वॉक डेली। तो जब ये बात आएगी कि कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है या कुछ भी करना है और उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को नॉर्मली सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा बेटे। यहाँ से एक रूल और याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट से तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो 99% केसेस में वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा। 1% में सिर्फ एक्सक्लामिनेशन के टाइम बेटा उसमें चेंज होएगा, जब कोई हम एक्सक्लामिनेशन की बात करेंगे, कोई हर्ष की, किसी दुख की बात करेंगे, उस टाइम में वो चीज चेंज होगी, अदरवाइज सब जगह पे यही होएगा। और एक आता अपना WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स बेटे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं बेटे। WH फैमिली वर्ड में भी क्या होगा कि जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना होगा
तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और बाकी सारा एज इट इज, और लास्ट पे क्वेश्चन। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा बच्चों। सिर्फ इसका एक टाइप की फॉर्मेशन रह गई है जिसमें आपको इंटैरो और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को जोड़कर लिखना है। वो काम आपका है बेटे, एक बार खुद करके देखना और मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दूंगा, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिखूंगा। He comes late daily। खुद से इसी सेंटेंस पे, सिंपल सा सेंटेंस है बेटे, खुद से इसी पे प्रैक्टिस करना है। इसको चारों तरह से बना के देखना है और इस सेंटेंस का इंटैरो और नेगेटिव बना के देखना है और इसका चारों पार्ट करके देखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।